मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अब। एक तो ये है कि मैं अक्सर आपको डीएनए की रेप्लिकेशन का और ट्रायल एंड एरर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो इस चीज़ की मिसाल है कि उस एडिशनल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की, वो माना कि एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, मगर उस एडिशनल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत इसी वजह से है क्योंकि पिछली लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो ठीक काम नहीं कर रही थी। इसलिए इन जनरल इस बात को, पहली बात ये समझना कि हमेशा इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी किसी हायर इंटेलिजेंस का नतीजा है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको अक्सर ऐसी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की एग्जांपल्स मिलती हैं जो पिछले लेवल के ब्लंडर्स और मक्स को कवर करने के लिए फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है। तो डीएनए एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म्स आपको इसीलिए चाहिए हैं तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स क्योंकि पिछली स्टेज पर एरर हो रहे हैं। ठीक है जी, इस बात को याद रखें और वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है। ट्रायल एंड एरर की सिर्फ ये मिसाल नहीं है। आपको वो लगेगा कि मैं बार-बार इन्हीं चीज़ों की एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। आपको बेशबहा मिसालें आपकी मौजूद हैं। आपको अगर जो डिफरेंट जानवरों के अंदर एक्सटेंसिव नंबर ऑफ, फर्ज़ करें जो स्पर्म काउंट है, वो एक ट्रायल एंड एरर और प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का आपको एक एवोल्यूशनरी तरीकों से इवॉल्व की हुई स्ट्रेटजी नजर आती है। हम सब लोग जानते हैं कि एक एवरेज इजैक्यूलेट जो है उसमें 186 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जबकि आपको पता है कि जाकर जो फर्टिलाइज है वो तो किसी एक ही स्पर्म ने करना है। मगर अगर आप एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचें, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टारगेट स्पेसिफिसिटी अगर किसी सिस्टम में नहीं है तो आप, यानी कि हर तरफ अगर तीर चलना शुरू हो जाए तो कोई ना कोई तीर तो जाके लगेगा। ये अपने अंदर जो स्ट्रेटजी है ये एक बड़ी एंटी गॉड किस्म की स्ट्रेटजी। इन द एब्सेंस ऑफ गॉड दिस स्ट्रेटजी मेक्स सेंस बिकॉज यस, इफ यू आर रिलाइंग ऑन नंबर्स और तो ये एक ऐसे सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं जिसकी बनाने वाले के पास ओमनीपोटेंस नहीं है, ओमनीसियंस नहीं है, मुकम्मल ताकत नहीं है, मुकम्मल नॉलेज नहीं है। यानी ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फोरसाइट और लैक ऑफ कंप्लीट कंट्रोल का हार्डकोर एविडेंस है स्पर्म काउंट इतना ज्यादा। तो ये एक एविडेंस गॉड के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है। दूसरी बात, ना सिर्फ ये, एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द लाइवलीहुड, ऐसे सिस्टम्स जिनमें ये ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि स्पर्म काउंट बढ़ाएंगे, ना सिर्फ ये कि वो लाइवलीहुड बढ़ाएंगे उसकी के उस तरह के बायोलॉजिकल एंटिटीज के डिसेंडेंट्स ज्यादा होंगे, बल्कि ये भी बात है कि ये खुद जो एक मेटा डिस्कशन है एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन, यानी जिसको कहते हैं कि इवॉल्वेबिलिटी भी इवॉल्व की है एंड देयर आर सर्टेन सिस्टम्स जो अगर इवॉल्व करें तो वो एवोल्यूशन को ज्यादा असिस्ट करते हैं और आप उनको रोक नहीं सकते। वंस अगर ऐसी चीज सामने आ जाए ऐसे, अगेन विदाउट फोरसाइट, जिसमें इवॉल्वेबिलिटी हो, तो वो जाहिरी बात है आगे बढ़ेगी। मैं ये क्या बात कर रहा हूं कि ये खुद एक इंटरनल एवोल्यूशन का भी मैकेनिज्म है कि अगर ज्यादा स्पर्म्स होंगे तो उनके दरमियान एक फास्ट पेस नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है। फास्ट पेस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है कि ये तो मैंने इसको फॉर्मली इसलिए बयान किया, कॉन्सेप्ट तो बड़ा सीधा सा है कि ये रेस है बिटवीन दी डिफरेंट स्पर्म्स, और इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करके उनमें से फिल्टरिंग आउट हो रही है, तो लिहाजा एवोल्यूशन जो है वो ज्यादा तेजी से प्रोसीड कर सकती है इस तरह के सिस्टम्स में। ना सिर्फ ये कि लाइवलीहुड ऑफ हिटिंग द टारगेट बढ़ता है, बल्कि द लाइवलीहुड ऑफ हैविंग वैरायटी एंड मोर मोटाइल स्पर्म्स, और मोटिलिटी एक मार्कर है कि बाकी चीजें भी ठीक होंगी उस स्पर्म की। ठीक है जी। तो चूंकि ये कंपटीशन सेटअप कर सकता है, तो कंपटीशन सेटअप का अपने अंदर इवॉल्व करना एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है जिनमें ये कंपटीशन इवॉल्व किया है, क्योंकि कंपटीशन अपने अंदर जो है क्वालिटीज ऑफ स्पर्म को फिल्टर आउट करने का एक मैकेनिज्म है। खैर, ये तो एक आपकी स्पर्म काउंट की एग्जांपल है। आप एग्स के कॉन्टेक्स्ट में ले लें, किसी भी फीमेल फीटस में
टू बिगिन विथ, यानी जो अगर किसी की बेटी कंसीव हुई है और वो फीटस है अभी, 7 मिलियन एग्स होते हैं, 7 मिलियन एग्स होते हैं। उसके बाद बाय द टाइम ऑफ द बर्थ 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं। बाय द टाइम वो बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है तो 100,000 से तकरीबन 300,000 उसके एग्स होते हैं। और हमें ये पता है कि एवरेज नंबर ऑफ ओव्यूलेशंस जो कि अंडरगो करती है एन एवरेज फीमेल, वो तकरीबन 400 होती हैं ओवर ह्यूमन लाइफ टाइम। उनमें से भी किसी किसी ने काम आना होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग या बिकमिंग प्रिकर्सर टू एन एक्चुअल बेबी। तो कहने का मतलब ये एक मेगा ट्रायल एंड एरर है। अगेन ये भी नेचुरल सिलेक्शन है क्योंकि ये भी फिल्टरिंग हो रही है एग्स की। अगेन एवोल्यूशन के साथ ये ट्रायल एंड एरर, ज्यादा क्वांटिटी का क्रिएट होना और फिल्ट्रेशन होना, एवोल्यूशनरी लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इफ एवोल्यूशन इज ट्रू, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। इफ गॉड कॉन्सेप्ट, गॉड हाइपोथेसिस इज ट्रू, it's very difficult to reconcile this entire setup. आपकी miscarriages जो हैं, miscarriages, however strange it might sound, और किसी को उन miscarriages से ना गुजरना पड़े, क्योंकि अगर पेरेंट्स एक इरादे से जा रहे हैं कि वो पेरेंटहुड की तरफ जाना चाहते हैं तो miscarriages can be very distressing. However, हमें इस चीज का भी नेचर इनडिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता नेचर बेरहम है या रहम दिल है, नेचर इनडिफरेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रहम बेरहम तब है जब आपके दिमाग इवॉल्व कर चुके हैं, जो सोच सकते हैं चीजों के बारे में। तो जो मिसकैरेज है वो बेसिकली एक नेचुरल एबॉर्शन है। वो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स की छांट जो है वो माँ की बॉडी भी करती है। देयर आर केमिकल मैकेनिज्म्स, और अगर बहुत बड़े बड़े मसले हों वो उसी टाइम उस फीटस को अबॉर्ट भी कर देती है। Some of the miscarriages can happen in other ways as well, and I know there are people who are better experts than myself. मैं तो सिर्फ एक तालिब-इल्माना हैसियत में बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे miscarriages ऐसे भी हैं जो कि वो माँ वो माँ तो नहीं चाहती कि उसका बच्चा जाया हो, मगर उसकी माँ की बॉडी ही उसको इफेक्ट में लेकर आती है उस मिसकैरेज को, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। इन एनी केस, आपकी इसके अलावा रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड है। बहुत सारे लोग जेनेटिक कोड पे मार्वल करने की कोशिश करते हैं, मगर जेनेटिक कोड के अपने अंदर नेचर ऑफ जेनेटिक कोड जो है वो बाय वेरी डेफिनेशन रिडंडेंट है, उसमें रिडंडेंसी है। अगेन, रिडंडेंसी आपको लगेगा कि वो बड़ी अच्छी बात है। वो क्यों लगता है हमें अच्छी बात? क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने बनाए हुए सिस्टम के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि भाई अगर जहाज है, मिशन क्रिटिकल चीज है, तो उसके अंदर 2 इंजन है, एक इंजन फेल भी कर जाएगा तो दूसरा इंजन होगा। ठीक है? तो रिडंडेंसी का मतलब ये है। लेकिन रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट किसी गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रिडंडेंसी इज अ वेरी गुड डिजाइन फीचर, बट इन आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर बिल्ट बाय फाइनाइट बीइंग्स, क्योंकि उनको पता नहीं होता यार मेरा सिस्टम कब फेल कर जाएगा। इस वजह से रिडंडेंसी है, इस वजह से बैकअप्स होती हैं, बैकअप का बैकअप होता है, फिर बैकअप का बैकअप होता है। ठीक है जी? तो लेकिन आपको जेनेटिक कोड में रिडंडेंसी नजर आती है। रिडंडेंसी से मेरा क्या मुराद है कि हमें ये पता है कि आपके जो कोडॉन्स हैं, देयर आर multiple codons which correspond to the same amino acid. ठीक है जी? इसको सिनोनिमस कोडॉन्स भी बोलते हैं। हमने अपनी अंग्रेजी की स्ट्रीम में इसको बड़ी डिटेल से कवर किया हुआ है। गालिब की आप इंग्लिश चैनल पे जाएं, रैशनल एंथम, उसमें गालिब ने स्लाइड्स के साथ हमने ये सारे टॉपिक्स, रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड को और सिनोनिमस कोडॉन्स को किया हुआ है एड्रेस। बुनियादी तौर पर क्या मतलब है कि जरा कुछ थोड़ी बहुत अगर म्यूटेशन हो जाती है, बिकॉज देयर आर सिनोनिमस कोडॉन्स, तो उनमें थोड़ी बहुत जब म्यूटेशन हो जाती है तो उनका डाउनस्ट्रीम इफेक्ट कोई नहीं होता। दिस इज रोबस्टनेस टू सम म्यूटेशन, कि अगर वो थोड़ी सी म्यूटेशन हो जाएगी, वो अगर अपने सिनोनिमस कोडॉन में ही रहेगी, वो बदल तो गए हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स, म्यूटेशन तो हो गई है, लेकिन कुछ अरसे तक हो सकता है कि वो फौरन उस म्यूटेशन की वजह से डिसफंक्शनल ना हो जाए, क्योंकि वो तो सिनोनिमस म्यूटेशन थी, उनका अमीनो एसिड वही बनेगा, रिडंडेंसी इन कोड है।
हाँ, evolution के perspective से it will help because it will help in keeping those codons functional for the time being। और एक म्यूटेशन हो चुकी है और वो जब दूसरी या तीसरी म्यूटेशन होगी तब कोई फंक्शन में तब्दीली आएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप आ सकती है आपके सामने। तो लिहाजा इसको रिडंडेंसी में भी, रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड के तौर पे इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि रिडंडेंसी है जेनेटिक कोड में। रिडंडेंसी इन जेनेटिक कोड में यहां पर भी तक है कि जहां आपको पता है कि स्टार्ट कोडॉन होते हैं और स्टॉप कोडॉन होते हैं, मल्टीपल स्टॉप कोडॉन्स हैं कि अगर उनमें कुछ हो जाए तो अगर कोई गलत चीज ट्रांसक्राइब होना शुरू हो गई है तो मल्टीपल स्टॉप कोडॉन हो सके रिडंडेंसी की, एक चीज मिस हो गई है, दूसरी चीज मिस हो गई है, कहीं से पकड़ा जाए गलत किस्म की ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अगेन स्क्रीन स्क्रीन पे दिखा दिया है इनको कि कैसे रिडंडेंसी है मुख्तलिफ अमीनो ओके एसिड्स। ओके ओके, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मैं इस वक्त स्क्रीन को नहीं देख रहा लेकिन लेट मी हैव अ लुक। जनाब, तो ये देखें कि जी आपको ये रिडंडेंसी जो है इसमें नजर आ रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के डिफरेंट कोडॉन्स के साथ आगे अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, ये जो मोमो ने जो आपको टेबल दिखाया है, तो वो जो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आगे एक अमीनो एसिड के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोडॉन्स, ये दोनों जो ट्रिपलेट्स है या पहली रो के अंदर जो सेकंड कॉलम में देखें कि 4 किस्म के जो ट्रिपलेट्स है, 4 किस्म के कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिडंडेंसी। मैं कह रहा था कि मल्टीपल के स्टॉप कोडॉन्स में भी रिडंडेंसी है। जिस तरीके से देखें कि पहली रो में तीसरे में जो बोल्ड एंट्रीज हैं यूए और यूएजी, वो दोनों स्टॉप कोडॉन्स हैं, यूजीए भी स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन के अंदर भी रिडंडेंसी है क्योंकि अगर गलत ट्रांसक्रिप्शन होनी शुरू हो गई है तो उसको किसी जगह पर स्टॉप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप देखेंगे कि एवोल्यूशनरीली this idea of having multiple stop codons also aligns with the concept of redundancy in the language code। लोग कहते हैं कि ओह ये तो लैंग्वेज कोड है, तो लैंग्वेज तो एक गॉड की निशानी है। उस जिसको अगर हम लैंग्वेज के तौर पे परसीव भी करें, ऑल्दो इसको लैंग्वेज के तौर पे परसीव करना वो भी ह्यूमन बायस है। एट द एंड ऑफ द डे जेनेटिक कोड का मतलब और लैंग्वेज का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से एफिनिटीज ऐसी हैं मॉलिक्यूल्स के साथ कि जब सर्टेन किस्म की मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तो उनके साथ सर्टेन किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आकर जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स वेयर दे कैन कम एंड जॉइन टुगेदर। द वेरी फैक्ट कि जी आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, हर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करता। देयर आर अफिनिटीज and there are specificities of molecules to get aligned with other molecules। आपने यही मतलब है कोड का। आपने इसको लैंग्वेज के तौर पे परसीव करना है कि ये होगा तो इसका ये मतलब होगा, ये होगा, ये ह्यूमन बायस है। Now I'm actually challenging this terminology. I'm just an ordinary student। अब पिछले 100 साल की तारीख में आपको लैंग्वेज और बड़े-बड़े नामों ने लैंग्वेज और कोड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। नाउ इट इज कॉमन, पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, पार्ट ऑफ लिटरेचर। मैं कौन होता हूँ उसको क्रिटिसाइज करने का? लेकिन अगर आप ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करेंगे, तालिब इल्माना हैसियत में मेरी गुजारिश ये है कि ये हमारी इंसानी दिमाग का बायस है कि इसको लैंग्वेज और कोड का नाम देना। असल मतलब यही है इसका कि भाई केमिकल एफिनिटीज हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा लाइकली हैं कंबाइन करने की, किसी नहीं, बाकियों के साथ नहीं है। गिवन इनफ मॉलिक्यूल्स तो ये आपको बीच में पैटर्न्स नजर आएंगे। उन पैटर्न्स को आप कोड के तौर पे इंटरप्रेट कर ले, लैंग्वेज के तौर पे इंटरप्रेट कर ले। बी माई गेस्ट, आई एम फाइन विद इट, बट there is a problem with this terminology। However, even if we agree to the terminology and nomenclature, the very properties of that language जिस पे बहुत सारे क्रिएशनिस्ट मार्वल करने की कोशिश करते हैं, उस लैंग्वेज के कोड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो गॉड के साथ फंडामेंटल लेवल पर क्लैश करती हैं, लाइक रिडंडेंसीज। ठीक है जी। तो ये अब काफी हो गई है मेरे ख्याल से। आज हमने बड़े अरसे बाद फिर दोबारा इन तमाम चीजों को एड्रेस किया है। मेरे ख्याल से अभी कंक्लूड करते हैं, जी, लंबी होती है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और ये आपके लिए सुपर चैट भी आ गई है। मोमो मैम, हाजी सर, सब्सटेंशियल निग्रस सर,
हमेशा की तरह बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन विद बैलेंस वॉइस, वॉल्यूम, इंसानियत, जिंदाबाद, साइंस जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट मोहित यादव। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की। वो तो चले गए, लेकिन मेरे ख्याल में बाकी सारे दोस्त जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है, और हम इसका वीडियो भी निकालेंगे ताकि फिर से हमें फिर एक्सप्लेन ना करना पड़े। अम, तो जी, और एक और उन्होंने बात की थी, अगर आपने किसी और बात पे, उनकी बात पे कमेंट करना हो, या बस खत्म करें अभी? आप ताहिर सफ़ी साहब की बात कर रही हैं? उन्होंने जी, कोई और ताहिर बात सफ़ी चले कौन-सा गए। पॉइंट कौन-सा पॉइंट उनका रह गया है? ताहिर सफ़ी का एक बात कह रहे थे, वो लैक्टेशन के बारे में आपने कुछ उस पे ऐड करना था कि अच्छा, लैक्टेशन ये अगेन अमेजिंग चीज़ है। अच्छा ऐसा है, अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ फिलोसॉफिकल नच हुँ, टू ऑल द लिसनर्स। मामला ये है कि ये चीज़ भी देखिए कि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बायोलॉजिकल सिस्टम्स में नज़र आती हैं, एक तो क्यों एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज की जंग चल रही है। तो लिहाजा वो ऑर्गेनिजम्स या वो सिस्टम्स जो रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं, रिसोर्स प्रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं, दे विल डेफिनेटली इवॉल्व एंड बेटर, ऑल्दो हमने रिडंडेंसीज और जिसको सो कॉल्ड क्या कहना चाहिए, प्रोफिलिकेसीज ऑफ दी सिस्टम्स, उन पर भी हमने बात की है। ठीक है कि वो 186 मिलियन स्पर्म्स हैं, वो रिडंडेंसीज हैं, एवोल्यूशनरली मेक सेंस, मगर वो उस वक्त नहीं हो रही, वो सिर्फ वो स्पर्म नहीं बन रहा जिसने जाकर फर्टिलाइज करना है। हुँ, आपकी जिस तरह एग्स के अंदर बात हो रही है कि वो आपकी नंबर ऑफ एग्स 7 मिलियन से स्टार्ट होकर आगे जा रहे हैं, और सिर्फ उस वक्त नहीं कोई ह्यूमन फीमेल या ओव्यूलेट करती कि जब वो लाइकली हो कि जी उसको कोई पार्टनर मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगी, बगैर उसके भी करती है जब नहीं होना उसमें इस्तेमाल, सिर्फ उस वक्त हुँ, नहीं वो ओव्यूलेट करती, वो होना ही होना है, वो एक अलहदा सी बात है। वो जो मेंस्ट्रुएशन की जो एवोल्यूशन है उस पर बहुत उसकी जो थ्योरीज या हाइपोथेसिस हैं वो बड़े कंटेस्टेड हैं, तो कभी बात कर लेंगे, लेकिन यह है कि उस पे भी क्या कहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड गिव यू कीवर्ड्स लाइक स्पॉन्टेनियस, इट्स अ डिफिकल्ट कीवर्ड, स्पॉन्टेनियस डिसिजुअलाइजेशन, सॉरी हुँ, फॉर अ डिफिकल्ट टर्म, इसको लुकअप करें, आपको हुँ, मेंस्ट्रुएशन की भी जो बेस्ट हाइपोथेसिस है वो आपको मिलेगा, वो स्पॉन्टेनियस डिसिजुअलाइजेशन कहलाती है। खैर, इन एनी केस पॉइंट ये है कि आपके पास ये एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं जहां पर आपको पता लग रहा है कि जब उनकी जरूरत नहीं थी तो तब वो हो रही है। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि एवोल्यूशन के अंदर चूंकि फोरसाइट नहीं है, तो आपके अंदर इस तरह की चीजें इवॉल्व करती हुई नजर आएंगी, और चांसेस बढ़ाने के लिए एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए जो जो चीजें हैं वो होंगी। वंस दैट उनके इवॉल्व करने की लाइक्लीहुड ज्यादा है, और अगर किसी की एवोल्यूशन हो जाए, उस जरा सा पार्टली एडवांटेज भी मिल जाए, तो उसको रोका नहीं जा सकता। एक ऐसी ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ये चेंजेस आ जाएं, जिनको पार्शली, जिसको कहते हैं 51-49 का भी एडवांटेज हो, दे विल विन, इन द लॉन्ग रन दे विल विन। हाउएवर, इस बात को याद रखें कि इस चीज का भी सिलेक्टिव प्रेशर है एवोल्यूशन के अंदर, कि जो वंस सम सिस्टम्स आर डेवलप्ड, तो उसमें रिसोर्सेस को प्रिजर्व करने के ऊपर भी बड़ा प्रीमियम एवोल्यूशन एवोल्यूशन अप्लाई करती है, इन अ सेंस कि जी भाई, जो अपनी रिसोर्सेस को प्रिजर्व करेंगे ऑर्गेनिजम्स, हुँ, उनमें भी क्या करते हैं, ये वो भी सिलेक्टिव एडवांटेज में होंगे। हुँ, देखिए, दोनों चीजों पे सिलेक्टिव प्रेशर है। जहां जब कुछ नहीं है, तो एक्सप्लोर इस किसी भी स्पेस को एक्सप्लोर करना और रैंडमली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना वो बड़ा एडवांटेजियस है। लेकिन जब चीजें डेवलप होने लगती हैं, तो उसके बाद उनको प्रिजर्व करना और बहुत ज्यादा रैंडम ना होना, और उनको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना, उस पर भी सिलेक्टिव प्रेशर है। जरा एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करें किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में, कि दोनों ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और टेक्निकली इन दो
चीजों को, इन दो मोड्स को टेक्निकल जार्गन में बोलते हैं exploration versus exploitation trade-off. I'm getting Hmm. into technical details, but the idea is that both exploration and exploitation are both advantageous given the phase of the optimization or the evolutionary process. जहां शुरू में आपको किसी लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना बड़ा एडवांटेजियस है, एडवेंचरस बड़े बड़े स्टेप्स को एक्सप्लोर करना वो एडवांटेजियस है, बट वंस यू आर एट अ पर्टिकुलर पीक, चाहे वो छोटी हो पीक उस लैंडस्केप में, लोकल जिसको कहते हैं मैक्सिमा हो, आपको उसको प्रिजर्व करना और जाया ना करना उस पर भी है। तो आपको कंजर्वेटिव भी रहना, प्रिजर्व भी करना है रिसोर्सेज को। तो ये वाली स्ट्रेटजीज कि वो लैक्टेशन तभी हो जब हार्मोनल एनवायरनमेंट और सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उन चीजों को जब 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 बच्चा पैदा हुआ है तब हो, तो ये प्रेजर्वेशन के रिसोर्स प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन के फेज में आती है। अगेन आपका सवाल होना चाहिए भी अगर गॉड है जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला है, उस पर तो प्रीमियम ही नहीं होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का। ये अपने अंदर दरअसल एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट है, ये भी एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, ट्यूमर्स भी होते हैं जो आदमी भी लैक्टेट करने लगते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। और परफेक्शन नहीं है आपको ये भी पता है कि जो कई हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें वो खातून अगर प्रेग्नेंट ना भी हो या अगर वो इंडिविजुअल प्रेग्नेंट ना भी हो, वो लैक्टेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो ये वाले सिस्टम्स जिनके केमिकल मार्कर्स हैं, गिवन दी एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, वो मार्कर्स ऐसे थे जो कि ज्यादातर प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड थे, तो उनका इवॉल्व करना उस वक्त के लिए एडवांटेजियस था। मगर ऐसा नहीं कि किसी ने हार्डकोर कोई सुपर पावर बैठी हुई है कि जब बच्चा होगा तो तभी लैक्टेशन होगी, क्योंकि आप बड़ी आसानी से इन सिस्टम्स को किसी हद तक कहें कि ये सिस्टम्स फूल हो जाते हैं व्हेन योर एंडोक्राइन लैंडस्केप इज सच, which usually in the evolutionary history usually used to happen when somebody was pregnant, so the individual starts lactating. तो ये जो false lactation को चाहे इंड्यूस कर लेने की कैपेबिलिटी या किसी और वजह से मेल्स में लैक्टेशन हो जाना किसी ट्यूमर की वजह से, ये इस चीज का भी है इंडिकेशन कि इसके पीछे कोई फोरसाइट या डिजाइन नहीं था। एवोल्यूशनरीली इट वाज in comparison to the baseline एक selectively advantageous step जो उस वक्त selectively advantage था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई omniscient omnipotent डिजाइन का ये नतीजा है, क्योंकि उस सूरत में इतनी आसानी से आपके ख्याल से अल्लाह के डिजाइन को फूल किया जा सकता था कि जी जो मेल है वो क्या कहते हैं वो उसका ट्यूमर और वो लैक्टेट करना शुरू कर दे। इन एनी केस इसको लोग लेकर आएंगे फिर आजमाइश और इम्तहान की तरफ, क्योंकि किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर को वो आजमाइश या इम्तहान के तौर पर सेव करने की कोशिश करते हैं। वो हम कई दफा एड्रेस कर चुके हैं कि आजमाइश और इम्तहान के कॉन्सेप्ट को भी गॉड जैसी हस्ती के साथ एसोसिएट करना वो एक फिलोसॉफिकल गलती है, क्योंकि इंसान इंसान का इम्तहान देता है, क्योंकि इंसान को इंसान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का पूरे तरीके से इल्म नहीं होता और वो कुछ उसकी खुसूसियात और सलाहियतों को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वो दूसरे इंसानों पे डिपेंडेंट है। इस वजह से इम्तहान लेने का कॉन्सेप्ट इंसान का बनाया हुआ है, इंसान के लिए बड़ा यूजफुल है, खुदा के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनाया जा सकता। तो आप अगर उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे रेस्क्यू करने की थ्रू द आजमाइश पाथ, वो भी नहीं चलेगा।